The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर आपको स्पेक्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद आपको स्पेक्ट्रा को पढ़कर अपने मॉलिक्यूल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो उसको करने की आप लोग कोशिश करते हो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको ऑफिशियल सिलेबस क्या है और साथ ही साथ मैंने डिस्कस किया था कि आखिर किस तरीके से हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी स्पेक्ट्रा को रीड करना शुरू करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is a lecture number 2 of molecular spectroscopy. अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपको अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जहाँ से आप लोग मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैंने हर एक चैप्टर के लिए जनरली वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मैंने कहा था आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के फर्स्ट लेक्चर में कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की या फिर फिजिकल स्पेक्ट्रा को समझना है तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री को और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से समझ सकते हो। तो क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट 1 जरूर देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते वक्त एक एडवांटेज आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि उनके बिना समझ नहीं आएगी, लेकिन एक एडवांटेज आपके पास जरूर होगी जब भी आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद यहां पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए आओगे। तो क्वांटम केमिस्ट्री की भी अलग से प्लेलिस्ट है आपके पास, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की भी अलग से प्लेलिस्ट है आपके पास। तो उन चैप्टर्स को भी देख लीजिए और उसके बाद अपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग स्टार्टिंग कीजिए, राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस तरीके से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चीजों को करते हो। आपके पास कोई स्पेक्ट्रा निकल कर आता है, उसके बाद आपको स्पेक्ट्रा को रीड कर अपने मॉलिक्यूल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर कर सकते हो उसको गैदर करने की आप लोग कोशिश करते हो। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो 3 कंडीशंस हैं वो आपको हमेशा फुलफिल करनी है जब भी आप लोग किसी भी स्पेक्ट्रा को पढ़ने बैठते हो। आज की इस क्लास के अंदर उन 3 कंडीशंस के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे कि आखिर वो 3 कंडीशंस है क्या। और आज की जो क्लास होने वाली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको आज की क्लास की जरूरत पड़ेगी। जो आज कंडीशंस पढ़ने जाने हैं वो आपके इंटरप्रिटेशन के लिए, स्पेक्ट्रा के इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिक कंडीशंस होती हैं, वो आपकी सेटिस्फाई होनी ही होनी चाहिए, तभी आप लोग अपने स्पेक्ट्रा को अच्छे से रीड कर पाओगे। तो आज की हेडिंग मैंने यहां पर लिखी हुई है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, उसी को हम लोग आज यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टू इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रा वी हैव टू कीप 3 फंडामेंटल आइडियाज इन आवर माइंड। ये जो आइडियाज है फंडामेंटल है, इनके बिना आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास को आपको थ्रू आउट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर याद रखनी है और आज की क्लास को अगर आपने समझ लिया तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सब में आपको ज्यादा समझने वाली चीजें लगेगी नहीं, आपको जल्दी वो सब चीजें आराम से याद हो जाएंगी, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपके पास एक बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है, उसको सेटिस्फाई करना है। फिर आपके पास सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रोथ सिलेक्शन रूल था और क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल था। उसके बाद आप कह रहे थे कि पॉपुलेशन रेशियो को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीनों कंडीशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि आखिर ये कंडीशन क्या होती है। बेसिक आइडिया आपके पास है कि अगर आपके पास कोई एनर्जी लेवल है और अगर आपको इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन करना है तो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच के जो गैप होता है आपके पास एनर्जी का, इसी गैप के बराबर की लाइट आपको बाहर से फेंकनी पड़ेगी। या तो आप इसके बराबर की लाइट फेंक दो या फिर आप उससे ज्यादा की लाइट फेंक दो। ज्यादा की आप लोग इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई और स्पेक्ट्रा भी जनरेट हो जाता है साथ और आप लोग अपने स्पेक्ट्रा को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश रहती है कि जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में जितना गैप है आप एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट की लाइट डालो ताकि सिर्फ और सिर्फ इन एनर्जी लेवल्स के बीच में आपके पास जो है वो ट्रांजिशन हो जाए। मान लीजिए आपके पास जो ट्रांजिशन लेवल्स हैं आपके पास किसके हैं, वाइब्रेशन के। आप मान लीजिए आपके पास किसके हैं, रोटेशन के हैं। यानी कि अगर ये 2 एनर्जी लेवल आपके पास रोटेशन के रोटेशन मोशन के कोरेस्पोंडिंग आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं और आपने इनके गैप से बहुत
बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ तो ट्रांजिशन होगा ही होगा, लेकिन जो आपके पास वाइब्रेशनल मोशन के एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर भी आपके पास ट्रांजिशन हो जाएगा। और अगर बहुत सारे ट्रांजिशन हो गए तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा निकल कर आएगा, जो ग्राफ आप लोग पढ़ते हो स्पेक्ट्रा के, उसके अंदर आपके पास बहुत सारी इस तरीके की पीकें निकल जाएगी और आप लोग इसको अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको रोटेशनल मोशन के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन को पढ़ना है तो उस केस में आपको जितनी एनर्जी आपके पास रोटेशन मोशन की एनर्जी के बीच में होती है उतनी ही डालें। ज़्यादा डालोगे तो वाइब्रेशन के अंदर दिक्कत हो जाएगी, और ज़्यादा डालोगे तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो स्पेक्ट्रा है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितनी गैप है बिल्कुल उसी अमाउंट की आप एनर्जी वहाँ पर डालकर चलो। तो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन ए सिस्टम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर इट एब्जॉर्ब्स और एम्बिट अ फोटोन व्हिच एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू स्टेट। उन्हीं बातों को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आपके पास जो दो स्टेट है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो आपके पास एनर्जी का गैप होता है, बिल्कुल इसी अमाउंट की आप लोगों को एनर्जी डालनी पड़ती है। ज्यादा डालोगे तो ट्रांजिशन हो जाएगा, अगर सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है। ज्यादा एनर्जी डालोगे ट्रांजिशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका स्पेक्ट्रा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए कोशिश रहती है कि आप लोग बिल्कुल इसी अमाउंट की एनर्जी वहां पर डालो। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, कंसीडर द एनर्जी लेवल्स शोन बिलो। आपके पास यहां पर 3 एनर्जी लेवल मैंने यहां पर बनाए हुए हैं, आपको इस एनर्जी लेवल कंसीडर करना है और आपको आंसर देना है, इफ वी थ्रो अ लाइट ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल द ट्रांजिशन अकर और नॉट। ये ट्रांजिशन मैंने आपको दिखा रखा है यहां पर ऑरेंज कलर से, आप देख सकते हो। इस ट्रांजिशन को आपको, ये ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा अगर आपने बाहर से जो एनर्जी डाली है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या है, E1 है, ये आपके पास E2 है और आपके पास क्या है, E3 है। और आपके पास E1 और E2 का गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 और 3 का गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब E1 और E3 का गैप कितना हो जाएगा, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और अगर आपने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली है तो क्या यहां पर आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो आप इस केस के अंदर ना तो हां बोल सकते हो, ना ही आप लोग ना बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि देखिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी डाली है तो आपके पास गैप भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो बोर कंडीशन तो आपको कह रही है कि हां भाई ट्रांजिशन हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर सिलेक्शन रूल यहां पर क्या है। मान लीजिए ये आपके पास N1 स्टेट है, ये आपके पास N2 है और आपके पास क्या है, N3 है। N यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, मान लीजिए आप लोग यहां पर N को क्वांटम नंबर बोल रहे हो और आपका सिलेक्शन रूल कह रहा है कि जो आपका डेल्टा N है वो आपका +-1 ही होना चाहिए, यानी कि डेल्टा N आपका 2 नहीं हो सकता। ये स्टेट आपके पास किसके लिए है, N=1 के लिए, या आपके पास N=2 के लिए, किसके लिए, आपके पास N=3 के लिए है। जिस ट्रांजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं उस एनर्जी लेवल के बीच का गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उतने ही अमाउंट की आपने लाइट डाली है, तो बोर फ्रीक्वेंसी रीजन सेटिस्फाइड है। लेकिन सिलेक्शन रूल कह रहा है कि आपके पास जो ट्रांजिशन होता है वो N=+1 ही हो सकता है, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो पार्टिकल है वो N1 से N2 में जा सकता है या फिर वो N2 से N3 में जा सकता है। N1 से N3 में आप जाओगे तो आपके पास जो डेल्टा N है वो आपके पास 3 - 2 = 3 - 1 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और डेल्टा N=2 आपके सिलेक्शन रूल कह रहा है कि आपका डेल्टा N 2 के बराबर नहीं हो सकता, वो हमेशा +-1 के बराबर ही होना चाहिए। तो अगर सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा तब भी ट्रांजिशन नहीं होएगा, अगर बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तब भी आपका ट्रांजिशन नहीं होएगा। बोर फ्रीक्वेंसी रीजन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन रूल का भी ध्यान रखना पड़ता है और सिलेक्शन रूल के बाद आपको पॉपुलेशन रेशियो का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन तीनों चीजों का आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है, नीचे मैंने लिखा हुआ है, वी नीड सिलेक्शन रूल इफ अकॉर्डिंग टू द, अगर सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपका डेल्टा N +1 के बराबर है तो यहां पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। आपने डाली है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट, राइट, तो यहां पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। बट अगर आप लोग बोलना चाहोगे कि आपके पास क्या ये ट्रांजिशन हो जाएगा, आपके पास यहां पर गैप कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, आपने डाली कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डेल्टा N +1 आपका अलाउड है। अगर +1 अलाउड है आपका तो ये तो +1 के अंदर ही आ रहा है, तो क्या ये वाला ट्रांजिशन होगा, तो हाँ ये वाला ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी लेवल के बीच का गैप है उससे ज्यादा अमाउंट की एनर्जी आपने डाल दी है। तो डेल्टा +1 के अंदर ट्रांजिशन होगा, लेकिन जो ऑरेंज पेन से मैंने यहां पर दिखाया हुआ है ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नो ट्रांजिशन। अगर आपका डेल्टा N, सिलेक्शन रूल आपको कह रहा है कि जो आपका डेल्टा N है वो +2 हो सकता है, उस केस में आपका ट्रांजिशन ये वाला हो जाएगा, क्योंकि गैप कितना है यहां पे इन दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है और आपने लाइट कितनी डाली है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही आपने लाइट डाली है, तो इस केस में आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको 3-4 कंडीशंस देता हूं कि कहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है। उसको समझाने के लिए मैंने यहां पर 4 सिचुएशन ले रखी है। मान लीजिए आपके पास 3 एनर्जी लेवल है, N=1 के लिए है, N=2
2 के लिए है, n इक्वल टू 3 के लिए है, और हर एक एनर्जी लेवल के बीच का गैप कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली है और आपका डेल्टा एन क्या है +1 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एन +1 अलाउड है। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल डेल्टा एन +2 नहीं हो सकता, चाहे आप लोग लाइट कितनी भी डाल लो। तो डेल्टा एन +1 के लिए आपके पास एक ट्रांजिशन तो ये वाला पॉसिबल है, n1 से कहां चला जाए, n2 में चला जाए, या फिर आपका n2 से कहां चला जाए, n3 में चला जाए। इसके बीच का गैप कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके बीच का गैप कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने कितनी लाइट डाली है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपने यहां पर लाइट डाली है, तो दोनों से ज्यादा है, यानी कि ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है। दोनों ट्रांजिशन आपके यहां पर पॉसिबल है, लेकिन n1 से n3 वाला ट्रांजिशन आपका यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन रूल आपको इसको करने से मना कर रहा है, राइट। उसके बाद लेके चलते हैं और पढ़ते हैं अपने अगली कंडीशन को। मैंने यहां पर वही 3 कंडीशन ली हुई है, n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास है, n इक्वल टू 2 के लिए है, n इक्वल टू आपके पास 3 के लिए है। दोनों के गैप कितना लिया है मैंने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है। मान लीजिए कि आने वाली एनर्जी जो आपके पास लाइट है उसकी एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सिलेक्शन रूल कह रहा है कि आपका डेल्टा 1 जो है +2 अलाउड है, यानी कि इन 3 लेवल्स के अंदर से सिर्फ यही ट्रांजिशन आपका पॉसिबल है। ना तो आपका ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर डेल्टा एन क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि सिलेक्शन रूल मना कर रहा है, और ना ही आपका ये वाला हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी डेल्टा एन क्या हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि सिलेक्शन रूल यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ना तो ये हो सकता है, ना ही आपका नीचे वाला हो सकता है, लेकिन आपका n1 से n3 वाला हो सकता है। लेकिन जो आपने लाइट डाली है एनर्जी, वो आपने डाली है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनके बीच का जो गैप है वो आप लोग यहां पर देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो आपकी जो बाहर से आने वाली एनर्जी है वो आपके एनर्जी डिफरेंस के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला ट्रांजिशन आपके पास यहां पर नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास कोई भी ट्रांजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेल्टा n +1 नहीं है, इसलिए आपका n1 से n2 नहीं होगा, n2 से n3 नहीं होगा। उसके बाद जो आपकी एनर्जी है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और n1 से n3 के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो इसीलिए आपका ये वाला ट्रांजिशन भी नहीं होगा। तो तीनों ट्रांजिशन यहाँ के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन मान लेते हैं कि एनर्जी लेवल्स आपके पास वही है, सेम है, लेकिन जो आपके पास एनर्जी बाहर से आ रही है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, हर एक एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बाहर से जो एनर्जी आ रही है वो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ऑफकोर्स वो इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। इस केस के अंदर आपके पास कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कोई वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास मान लीजिए इस टाइप की कोई कंडीशन है, 3 आपके पास एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए और n इक्वल टू 3 के लिए। हर एक एनर्जी लेवल का गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने जो बाहर से एनर्जी डाली है उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां पर आपको कौन कौन से ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। सिलेक्शन रूल कह रहा है कि डेल्टा एन जो है वो +2 होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो है वो पहले से ही कट जाएगा, ये भी जो है वो पहले से ही कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों केस के अंदर आपके पास डेल्टा एन क्या है +1 के बराबर है, जो कि सिलेक्शन रूल मना कर रहा है। उसके बाद डेल्टा एन +2 अलाउड है, यानी कि ये वाला हो सकता है। तो आप लोग एनर्जी को देख लीजिए, इनके बीच का गैप कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, यहां पर कितने डाल रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल रहे हो, तो हाँ भाई ये वाला ट्रांजिशन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले पता चलता है कि कौन कौन से एनर्जी लेवल के बीच में आखिर ट्रांजिशन हो सकते हैं और ट्रांजिशन नहीं हो सकते। ध्यान रखना है आपको 2 बातें का, उन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है उसी अमाउंट की आप लोग एनर्जी डालो या फिर उससे ज्यादा अमाउंट की डालो, और साथ ही साथ सिलेक्शन रूल को भी आपको ध्यान में रखना है। क्या सिलेक्शन रूल आपको अलाउड कर रहा है वो चीज, वो ट्रांजिशन कराने के लिए, तभी आप लोग उस ट्रांजिशन को वहां पर कराकर देखोगे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपको सिलेक्शन रूल गिवन है, तो आखिर ये सिलेक्शन रूल क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिलेक्शन रूल के बारे में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ ट्रांजिशन टू अकर। एडिशनल क्राइटेरिया व्हिच वेदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन वुड अकर आर कॉल्ड सिलेक्शन रूल एंड इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। आप सिलेक्शन रूल को 2 कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो। पहली कैटेगरी क्या है ग्रोस सिलेक्शन रूल, दूसरी क्या आपके पास क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल। ग्रोस सिलेक्शन रूल को आप लोग डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हो, आप लोग थ्योरेटिकल भी बोलते हो, और आपके पास जो क्वांटम मैकेनिकल आपके पास सिलेक्शन रूल होता है उसको आप लोग स्पेसिफिक क्वांटम स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल भी बोलते हो, राइट। तो वो चीजें भी आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं। जितनी भी आप लोगों ने यहां पर जो सिलेक्शन रूल का यूज किया था, अभी ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था कि आपका डेल्टा एन जो है +2 के बराबर होगा, डेल्टा एन यहां पर +2 होगा, यहां पर डेल्टा एन +1 होगा, डेल्टा एन +1 होगा। इस टाइप का सिलेक्शन रूल जो आपका होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल या फिर आप लोग स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल बोलते हो। जो आपका ग्रोस सिलेक्शन रूल होता है उसके अंदर आप लोग मॉलिक्यूल को देखकर, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर, उसकी प्रॉपर्टी वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हो कि आखिर आपका ये मॉलिक्यूल
पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा दिखाएगा या फिर आपका नहीं दिखाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर आगे लिखा भी हुआ है, ग्रोथ सिलेक्शन रूल आपका क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल, जनरल फीचर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज शुड हैव टू गेट अ स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा। जैसे कि अगर आपको रोटेशनल ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा देखना है तो उस केस के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना ही होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा और आपने उसके एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी है उसी लाइट की आपने वहां पर डाली होगी, तो उसके बाद आपके पास ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएंगे रोटेशन मोशन के एनर्जी लेवल से कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूल के पास आपके डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, उस केस के अंदर रोटेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में कोई भी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको रोटेशनल ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा देखना है तो आपके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है तो रोटेशन स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते आप लोगों ने बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का भी ध्यान रखा है और साथ ही साथ पॉपुलेशन रेशो का भी ध्यान रखा है। पॉपुलेशन रेशो को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो टेंपरेचर को ऊपर नीचे कर, तो उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसी के बाद अगर आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देखना है तो उस केस के अंदर आपके मॉलिक्यूल के पास डायनामिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। इन सब स्पेक्ट्रा को डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करते हो, कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशनल दिखाएगा, कौन सा नहीं दिखाएगा, उसको मैं आपको बाद में अलग से भी पढ़ाने वाला हूं। अभी के लिए जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि इनका प्रिंसिपल क्या है, कब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा दिखाएगा रोटेशन वाला या फिर आपका वाइब्रेशन वाला। जैसे कि रोटेशन के लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, वाइब्रेशन के लिए आपके पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से रोटेशनल रमन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा के लिए आपके पास मॉलिक्यूल के पास एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए। और इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल मॉलिक्यूल आपका होना चाहिए। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा भी इंपॉर्टेंट है और रोटेशन स्पेक्ट्रा भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जांपल लिखते वक्त मैंने इन तीन को ही यहां पर लिखा है ताकि इनका बेसिक जो आपके पास प्रिंसिपल होता है इसको आप लोग सेटिस्फाई रखोगे। इनका जो बेसिक सिलेक्शन रूल है वो आखिर क्या होता है। तो आने वाली क्लास में जब मैं आपको रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि रोटेशन स्पेक्ट्रा वही मॉलिक्यूल दिखाएगा जिसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। जब मैं आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा उस केस में आपको पता होना चाहिए कि वही मॉलिक्यूल आपके वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा दिखा सकते हैं जिनके पास डायनामिक डाइपोल मोमेंट है। उसके बाद जब मैं आपको रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा तब आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल आपके एनाइसोट्रोपिकली पोलराइजेबल होते हैं वही मॉलिक्यूल आपके रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद ये हमने बात कर लिया कि आपके पास आखिर ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या होता है, जहां पर आप लोग मॉलिक्यूल को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा स्पेक्ट्रा दिखाएगा और कौन सा स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएगा। उसके बाद आपके पास जो सेकंड कैटेगरी होती है सिलेक्शन रूल की वो आपके पास होती है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है लेकिन सिर्फ इसके ऊपर से भी 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। CSIR नेट के अंदर बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट के अंदर और टीफर के अंदर भी आते हैं, तो बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। और आज इस क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा है सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक्स को लेकर। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको हर एक चीज को समझना है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के टॉपिक से तो यहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन पूरे यूनिट के अंदर से कहीं से भी आते हैं, स्टार्टिंग से भी आते हैं, मिडिल पार्ट से भी आते हैं और एंड वाले पार्ट से भी आते हैं। तो हर एक पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, पूरे चैप्टर को आपको थोरोली पूरा ही पढ़ना है, राइट। हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ चेंज इन क्वांटम नंबर। इट इज जनरली एक्सप्लेन्ड और ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेव फंक्शन, क्वांटम नंबर, ऑपरेटर एक्सेट्रा। क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग किस चीजों की बात करते हो, वेव फंक्शन की बात करते हो, ऑपरेटर की बात करते हो और उन्हीं का यूज कर आप लोग बाकी सब चीजें निकालते हो अपनी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो उसी का यूज कर हम लोग निकालने वाले हैं कि आखिर आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या होता है। जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा तो उस केस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका डेल्टा जे है वो +-1 के बराबर क्यों आया, जहां पर मैं यूज करूंगा ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का, उसके बाद कुछ वेव फंक्शन का यूज करेंगे और वहां से आपका ये स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल निकल कर आ जाएगा। तो हर एक स्पेक्ट्रा के लिए जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, रोटेशन हो गई, वाइब्रेशन हो गई, रो वाइब्रेशनल हो गई, रमन स्पेक्ट्रा हो गई, रोटेशन रमन हो गई, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हो गई, इन सभी स्पेक्ट्रा के लिए जितना भी आपके पास स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल है उनको प्रूव करेंगे कि आखिर वो आपके पास डेल्टा n +-1 कैसे आया, डेल्टा j 0 या फिर +-2 कैसे आता है, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल फॉलो होना ही चाहिए और स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल जो है वो आपको गिवन होता है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन क्वांटम नंबर। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि डेल्टा n +-1 है, डेल्टा n आपका +-2 है, तो उस तरीके से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो। और इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेव फंक्शन, क्वांटम नंबर एंड ऑपरेटर। पूरी की पूरी जो आपके पास ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपके पास पूरी की पूरी एप्लीकेशन है क्वांटम केमिस्ट्री की। देखिए हमने अभी बात की बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन की, तो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के अंदर आपके पास क्या थे, एनर्जी लेवल्स थे, उनके बीच के गैप की आपने बात की और एनर्जी लेवल्स आप लोग ऑब्टेन करते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद हमने सिलेक्शन रूल देखा
देखा। और सिलेक्शन रूल के अंदर आपके पास जो क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल था उसके अंदर तो पूरी की पूरी आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री की बात करते हो, वेव फंक्शन का यूज करोगे, ऑपरेटर का यूज करोगे, क्वांटम नंबर का यूज करोगे, उसके बाद आप लोग सिलेक्शन रूल को निकालते हो, तो वो भी आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री से आई है। उसके बाद थर्ड बात करने वाले हम लोग पॉपुलेशन रेशो की, और पॉपुलेशन रेशो को हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पूरी की पूरी आपकी क्वांटम केमिस्ट्री की क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। तो यानी कि सारी चीजें खत्म कहां पर हो रही है, क्वांटम केमिस्ट्री के ऊपर ही खत्म हो रही है। और एक और अच्छी बात यह क्वांटम केमिस्ट्री की, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, कम से कम 20 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है क्वांटम केमिस्ट्री का, कई बार ज्यादा भी आया हुआ है, और एक साल 54 मार्क्स की क्वांटम केमिस्ट्री आई भी हुई है। तो क्वांटम केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको जरूर पढ़िए। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को समझना है तो क्वांटम केमिस्ट्री जरूर पढ़िए, स्टैटिस्टिकल थर्मो को समझना है क्वांटम केमिस्ट्री जरूर पढ़िए। और क्वांटम केमिस्ट्री को अगर आपको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको केमिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स के अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्वांटम केमिस्ट्री की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, वहां से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। समझ पूरी आएगी, मेरी गारंटी है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बिल्कुल कंसेप्चुअल यूनिट है, कुछ भी वहां पर क्रैम करने का नहीं है। वापस से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम पढ़ रहे थे अभी सिलेक्शन रूल, आपका जो क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल होता है उसको आप लोग कैसे डिफाइन करते हो। तो आपने कहा कि आपके पास जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके लिए आपके पास जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, डेल्टा जे इक्वल टू +-1 है। प्रूव करेंगे जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका वाइब्रेशन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा है इसका जो सिलेक्शन रूल क्या आपके पास डेल्टा एन इक्वल टू +-1। और जो आपका रोटेशनल रमन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा है इसके लिए आपका सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा जे इक्वल टू 0 और +-2। तो रोटेशनल के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में और रोटेशनल रमन के बारे में मैंने आपको कुछ बातें पहले ही बता दी हैं कि उसका ग्रोथ सिलेक्शन रूल क्या है और उसका स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, जब मैं आपको इन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे आपका सिलेक्शन रूल था, और ये आपको वहां पर याद भी रहना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है जिसको आपको जरूर फॉलो करना है वो कंडीशन है पॉपुलेशन रेशो। आखिरी पॉपुलेशन रेशो क्या होता है, इस चीज को आप लोग पढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स नहीं देखी है वो प्लीज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आई बटन दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देख सकते हो, और जहां से आप लोग पॉपुलेशन कैसे निकालते हो उसको आप लोग देख सकते हो, कैसे आप लोग उसको निकालते हो, क्या उसका फॉर्मूला है। आज की क्लास के अंदर डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज करूंगा और देखूंगा कि आखिर पॉपुलेशन रेशो से आपके पास क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं पॉपुलेशन रेशो के ऊपर से ही। जो 3 कंडीशंस हैं, बोर फ्रीक्वेंसी, सिलेक्शन रूल और पॉपुलेशन रेशो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं पॉपुलेशन रेशो के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन रेशो के ऊपर ही बेस है, राइट। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फॉर ए स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन टू बी ऑब्जर्व देयर मस्ट बी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट। The population ratio among different energy level to be observed may be obtained by using Boltzmann distribution population ratio। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, और आप लोग क्या पढ़ रहे हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ रहे हो। एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे वाली स्टेट से कहां जाते हैं, वो ऊपर वाली स्टेट के अंदर जाते हैं। मान लीजिए उसने लाइट का ऑब्जर्वेशन किया और आपके पास ये मॉलिक्यूल, जहां पर कुछ मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और ये मॉलिक्यूल आपके पास ऊपर चले गए। अगर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो आपके मॉलिक्यूल्स को नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट के अंदर जाना पड़ेगा, और ये तभी जा पाएंगे जब नीचे वाली स्टेट के अंदर आपके पास मॉलिक्यूल होंगे। अगर आपकी नीचे वाली स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल नहीं हुए तो वो कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे और कैसे आप लोग स्पेक्ट्रा को पढ़ लोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास जो नीचे वाली स्टेट्स होती हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तभी आप लोग ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा को पढ़ सकते हो। इस चीज को डिटेल में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और वहां पर आपने देखा था कि जो आपका पीआई है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल्स इन ith एनर्जी लेवल, वो अभी क्या होती है, ni/n होती है। ni क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ith एनर्जी लेवल, इक्वल टू क्या होता है आपके पास, gi(e⁻⁻ei/kT। ei क्या है, उस ith एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, gi क्या है, उस ith एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी कितनी है, डिवाइडेड बाय q। q क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सी क्लासेस ली है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ाते हुए, तो वहां से आप लोग इस फॉर्मूले को पढ़ सकते हो। बाकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पार्टीशन फंक्शन कट जाएगा, इसका यूज नहीं होगा, लेकिन आपके पास ये फॉर्मूला कहां से आया, pi = ni/n = gi(e⁻⁻ei/kT डिवाइडेड बाय q। इसको पढ़ने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने किसके लिए लिखा हुआ है, ith एनर्जी लेवल के लिए लिखा हुआ है। सेम आप लोग लिख सकते हो jth एनर्जी लेवल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, pj = nj/n = gj e⁻⁻ej/kT डिवाइडेड बाय
क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन है। और अगर आप लोग पॉपुलेशन ऑफ ith लेवल और पॉपुलेशन ऑफ jth लेवल का रेशियो देखना चाहते हो तो क्या कर दो, सिंपली इसको डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 बोल दो, इसको आप लोग इक्वेशन 2 बोल दो, और इक्वेशन 1 को जब आप लोग इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा pj अपॉन में pi इज इक्वल टू nj अपॉन में ni, ये वाला n और ये वाला n कट जाएगा। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आएगा gj e रेज टू द पावर माइनस ej अपॉन kt, नीचे आ जाएगा gi e रेज टू द पावर ei अपॉन में kt। उसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, एक्सपोनेंशियल पावर को एक से लेकर जाओगे तो आपके पास बन जाएगा gj अपॉन में gi इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा e अपॉन में kt, और डेल्टा e के पास यहाँ पर क्या है, ej माइनस का EI है, यानी कि एनर्जी ऑफ jth लेवल माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ ith लेवल। अगर आप लोग इसको ऐसे याद करना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास जो एनर्जी लेवल है उसको आप लोग ये बोल दो कि आपके पास ये 1 एनर्जी लेवल है, ये आपके पास 2 एनर्जी लेवल है, तो आपको इन दोनों के बीच का जो पॉपुलेशन है आपके पास मॉलिक्यूल्स की, उसका रेशियो आपको निकालना है। तो वहां पर आप लोग इस फॉर्मूले को इस फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो। मैंने I को यहाँ पर 1 बोल दिया और J को यहाँ पर 2 बोल दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो N2 अपॉन N1 आपके पास क्या होता है, G2 अपॉन G1 इज e रेज टू द पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT। इसको आप लोग बोल सकते हो G2 अपॉन G1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस का डेल्टा E अपॉन में KT। और डेल्टा ये हमेशा याद रखना, जो आपके पास यहाँ पर ऊपर वाला स्टेट है 2 लिखा हुआ है, वही आपके पास पहले आएगा E2 माइनस का E1। अगर आप लोग यहाँ पर माइनस को लगा रहे हो e रेज टू द पावर के साथ, और आपको माइनस के अंदर ही इसको याद करना है, माइनस लगाकर चलना, e रेज टू द पावर माइनस के साथ है, और जो डेल्टा E है उसके अंदर जो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर एनर्जी लेवल है वही आपको पहले लिखना है, यानी कि E2 माइनस का E1 करना है। तो बिल्कुल भी E1 माइनस का E2 मत करना, आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा आपका। तो हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस इतने ज्यादा आए हुए हैं ना CSIR नेट के अंदर कि ये दोनों फॉर्मूले को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम के अंदर इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर से क्वेश्चन आ जाए। तो इसके क्वेश्चंस को मैं आपको करा देता हूं कि कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं CSIR नेट के भी और गेट एग्जाम के भी, और एक क्वेश्चन टीफर का भी लिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको पिक किया है। वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन और भी आए हैं, आज सिर्फ 5 ही कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि 5 ही आए हैं, 10 क्वेश्चन और भी आए हैं, लेकिन वो सारे सेम तरीके के हैं, तो उनको आप लोग खुद से भी कर देख सकते हो। अगर आप लोग इस चीज को, जैसे कि जो मैंने बताया कि आपके पास N1 N2 के अंदर आपने याद किया, Ni Nj में याद किया, अगर आप लोग इसको ग्राउंड स्टेट के अंदर और फर्स्ट एक्साइटेड के अंदर याद करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इनका जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच के नंबर, इसका जो नंबर के जो आपका रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, n of FES यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डिवाइडेड बाय n of GS यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G of FES यानी कि आपकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसकी डीजनरेसी कितनी है, और नीचे लिखा हुआ है G of ग्राउंड स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट की डीजनरेसी कितनी है, e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में KT। डेल्टा E क्या है आपके पास, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, क्योंकि मैंने यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो डेल्टा E को लिखते हैं आपको क्या लिखना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। इस चीज का ध्यान रखना, एक भी साइन ऊपर नीचे हुआ तो आपका आंसर गलत निकल कर आएगा, और जो आंसर गलत निकल कर आएगा वो आपको ऑप्शन में जरूर गिवन होगा, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे गलती करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कब आपको नेगेटिव लगाना है और कब आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पहले लिखनी है, कब आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी याद रखनी है। तो हमेशा याद रखने के लिए याद रखिए कि जो फॉर्मूले के अंदर है आप लोग इस माइनस को लेकर चलो, और जो आपका न्यूमरेटर के अंदर है उसी को एनर्जी को स्पेंड करते वक्त पहले क्या कर लो, आप लोग न्यूमरेटर वाली टर्म लिखो, उसके बाद आप लोग क्या लिखो, डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखो। तो इस तरीके से आप लोग इसको इजीली याद भी कर सकते हो। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपका G of FES अपॉन में G of GS अगर ये आपका 1 के बराबर हो जाए, यानी कि आपकी जो ग्राउंड स्टेट है उसकी भी डीजनरेसी 1 है और आपकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी भी डीजनरेसी 1 है, तो उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन रेशियो जो आपको निकल के क्या हो जाएगा, वो e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में KT। ये आपका हो जाएगा P of F एक्साइटेड स्टेट अपॉन में P of ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट। ये आप लोग बोल सकते हो। अभी आप लोग कह रहे हो कि अगर आपको स्पेक्ट्रा को पढ़ना है तो आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी वो आपके पास एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले लेवल के अंदर जा सकते हैं। अगर नीचे वाले लेवल के अंदर मॉलिक्यूल है ही नहीं तो ऊपर जाएंगे कैसे, राइट। तो अगर मैं अपने इसको 1 कर दूं और आप लोग कह रहे हो कि जो आपका डेल्टा E अपॉन में KT है, ये डेल्टा E अपॉन में KT की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब जो डेल्टा E है वो बहुत ज्यादा हो गया, या फिर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया। तो इस केस के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर ही पड़े होंगे। अब इसको आप लोग समझ भी सकते हो, इसका मतलब क्या है, डेल्टा E के बड़े होने का मतलब क्या है, जो आपके पास एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपको बाहर से जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके पास ट्रांजिशन होगा। तो अगर एनर्जी लेवल बहुत बड़ा हो गया तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो कहां पर रहेंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि आप जनरली कहां तक पढ़ते हो इसको, रेडियो के रीजन के अंदर पढ़ते हो, यूवी रीजन के अंदर पढ़ते हो। तो अगर इनके बीच का एनर्जी लेवल गैप बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स कहां पर होंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही होंगे। और साथ ही साथ अगर आपका टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया
तो टेम्परेचर कम होने के बाद आपके पास इस फॉर्मूले से देख सकते हो, अगर टी कम हो गया तो ये पूरा बढ़ जाएगा, और अगर ये पूरा बढ़ गया तो ये रेशो आपके पास कम हो जाएगा। इसके कम होने का मतलब क्या है कि आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और इसीलिए जब भी आप लोग लैब के अंदर एनएमआर को पढ़ते हो, हाइड्रोजन एनएमआर को पढ़ते हो, फिर किसी के अंदर किसी को पढ़ते हो, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर अपने सैंपल को रखते हो, तो वहां पर आपके पास सिलेंडर रखे होते हैं जिसके अंदर कूलिंग गैस भरी होती है। आपको अपने स्पेक्ट्रोमीटर का टेम्परेचर जो है वो कम रखना पड़ता है। क्यों कम करते हो उसको आप लोग, ताकि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए और तभी वो क्या कर सकते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपकी लैब के अंदर आपका जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर सैंपल को रखते वक्त वहां पर आपके पास एक कूलिंग गैस का एनवायरनमेंट होता है। वो एनवायरनमेंट इसीलिए होता है ताकि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए और अच्छे से वो क्या कर सके, ऊपर ट्रांजिशन शो कर सके। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं तो ट्रांजिशन कैसे होगा, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ज़्यादा अच्छे ट्रांजिशन होंगे, उतना अच्छा आपका स्पेक्ट्रा आएगा, उतना अच्छा आप उसको रीड कर पाओगे। और अगर आपका ये डेल्टा ई अपॉन में केटी की वैल्यू बहुत कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेल्टा ई है वो कम हो जाए या फिर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए। उस केस के अंदर आपके पास जो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास जो एनर्जी लेवल है उनके बीच में गैप जो है वो बहुत कम है, तो अगर गैप बहुत कम है तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से एक्साइट कर जाएंगे और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अगर वो ऊपर की तरफ चले गए इसका मतलब वो नीचे वाले स्टेट के अंदर तो है नहीं। अगर वो नीचे वाले स्टेट के अंदर है तो जब आप लोग लाइट को डालोगे तो कौन, जब नीचे मॉलिक्यूल ही नहीं है तो इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे कैसे, और अगर ऊपर जाएंगे नहीं तो स्पेक्ट्रा निकलेगा कैसे, और अगर स्पेक्ट्रा निकलेगा नहीं तो उसको रीड कैसे करोगे। तो इसी के तरीके से आप लोग बोलते हो कि अगर आपका डेल्टा ई अपॉन में केटी अच्छा हो गया तो आपकी ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बहुत ही लेस हो जाती है। और इस कंडीशन के अंदर आपके पास अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं निकलता। ये कंडीशन कब आएगी, जब डेल्टा ई छोटा हो या फिर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा हो। और इस टेम्परेचर को ज्यादा रोकने की वजह से ही आप लोग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कूलिंग गैस लगाते हो, ताकि पहली बात तो टेम्परेचर ज्यादा ना हो और साथ ही साथ वो कम हो जाए। क्योंकि अगर वो कम होगा तो आपके पास जो है ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपके पास कुछ बेसिक चीजें होती है। साथ ही साथ जब आप लोग पढ़ते हो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को, उसके अंदर आप लोग जिक्र करते हो हॉट बैंड का। जब मैंने आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो वाइब्रेशन मोशन होते हैं उस केस के अंदर आपके पास जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो लगभग सारे कहां पर होते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही पड़े होते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स लेक्चर देखना होगा। मैंने वहां पर आपको बताया था कि वाइब्रेशन मोशन कोरस्पोंडिंग जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से कहां पर होते हैं, ज्यादातर ग्राउंड स्टेट के अंदर ही होते हैं। अगर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है, जैसे वो एनर्जी लेंगे बाहर से तो क्या होगा, आपके पास यहां पर ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूल्स कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, राइट। और जब आपके पास मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर आप लोगों ने फिर से और लाइट दी तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स और भी ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो यहां पर आपके पास इस एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएंगे। तो जब आप लोग इस ट्रांजिशन को पढ़ते हो, जो मैंने यहां पर सबसे पहले बनाया हुआ है, जब आप लोग इस ट्रांजिशन को पढ़ते हो तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, आपके पास सिंपल आपके पास ट्रांजिशन होता है, पहला ट्रांजिशन होता है, इसको आप लोग बोलते हो फंडामेंटल बैंड। उसके बाद अगर आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, यहां पर ट्रांजिशन लिखा रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, फर्स्ट हॉट बैंड बोलते हो। अगर यहां से ऊपर जाएंगे उसको आप लोग क्या बोलते हो, सेकंड हॉट बैंड बोलते हो। और ऊपर जाओगे तो क्या बोलते हो, उसको आप थर्ड हॉट बैंड बोलते हो। तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पे उसका रेलेवेंस क्या है, यहां पर रेलेवेंस आपका ये है कि अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करोगे, जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करोगे, आपके पास जो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल्स कहां चले गए, ऊपर चले गए। अब इस स्टेट के अंदर अगर आप लोग बाहर से लाइट को डालोगे तो आपके मॉलिक्यूल्स जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है वो कहां जाएंगे, और ऊपर जाएंगे, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और अगर आपके मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड में जाते हैं, उसी को तो आप लोग क्या बोलते हो, हॉट बैंड बोलते हो, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए। तो यहां से आप लोग ये समझ सकते हो कि आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर हॉट बैंड क्यों होते हैं, और आप लोग ये समझ सकते हो कि आपके पास किस तरीके से ट्रांजिशन होंगे अगर आपका डेल्टा ई एनर्जी लेवल का जो गैप है वो कम ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देख लिया और डेल्टा ई का डिपेंडेंस भी आप लोगों ने देख लिया। अब दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनको आपको जस्टिफाई करना है, मैंने आपको बता दी। पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई मैंने यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एनएमआर may be enhanced by lowering the temperature or by increase in magnetic field। अभी increase in magnetic field है, इसको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनएमआर को। अभी हम बात कर लेते हैं कि by lowering the temperature की। तो जो आपकी इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन की एनएमआर के अंदर वो ज्यादा हो जाती है अगर आप लोग टेम्परेचर को लोअर करो। कैसे करते हो उसको आप लोग, उसके लिए आपके पास कूलिंग गैस होती है। तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, आप इसको अच्छे जस्टिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में रहेंगे तो वो एक्साइट होकर ऊपर जाएंगे। अगर
आपका ट्रांजिशन हो रहा है तो आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा। अगर ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो स्पेक्ट्रा और भी ज्यादा इंटेंस आएगा, उसको रीड करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी बल्कि आसानी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, हॉट बैंड इन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा जनरेट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि आपके पास जो हॉट बैंड होते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर वो जनरेट क्यों होते हैं, क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड स्टेट की जगह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, और अगर आपका ट्रांजिशन हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उसको आप लोग क्या बोलते हो, हॉट बैंड बोलते हो। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे जब हम लोग किसको पढ़ेंगे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे। अभी के लिए जो उसकी स्टेटमेंट है उसको मैंने जस्टिफाई करा दिया। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए आप लोगों ने ग्रोथ सिलेक्शन रूल पढ़ लिया, थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल पढ़ लिया, या फिर आप लोग बोल सकते हो उसको स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल पढ़ लिया। तो ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। बेसिक प्रिंसिपल क्यों होता है आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल्स के पास डायनामिक डायपोल मोमेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज आप पढ़ चुके हो, जो हॉट बैंड होता है आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिक बात है जो आप लोग पढ़ चुके हो, जब हम लोग पढ़ेंगे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा वहां पर काम आएंगी। तो इन चीजों को आप लोग याद रखना। तो मैंने कहा था कि आज की जो क्लास है वो काफी ज्यादा बेसिक होगी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ, जो मुझे इजी लगेगा वो मैं छोड़ दूंगा, आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी लगता है उसको मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रेशियो NJ/Ni ऑफ ए डबली डीजनरेट एनर्जी लेवल EJ इज लाइंग एट एनर्जी 2 यूनिट्स हायर देन ए लोअर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल EI अज्यूमिंग KBT इक्वल टू 1 यूनिट विल बी। आपके पास यहाँ पर बताना है कि जो आपका इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रेशियो यानी कि NJ/Ni है वो क्या होगा, और आपको एनर्जी लेवल की कंडीशंस यहां पर दी गई है। कंडीशंस क्या बोली है उसने बोली है कि आपके पास जो पॉपुलेशन रेशियो एनर्जी लेवल जो EJ है वो डबली डीजनरेट है, यानी कि मान लीजिए यहां पर आपके पास क्या है, EJ है, ये क्या है, डबली डीजनरेट। इसका जी वैल्यू क्या है, जीजे की आपके पास यहां पर 2 है। उसके बाद इज लाइंग एट एनर्जी 2 यूनिट्स हायर देन ए लोअर नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल, यानी कि जो GI है वो आपके पास नीचे मिलेगा, और ये कैसा आपके पास डीजनरेट नहीं है। यहां पर आपके पास जो GI है क्या होगा आपके पास, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन उसने यहां पर दी गई है, और इनके जो बीच का गैप है वो कितना है, 2 यूनिट्स इनके बीच का गैप यहां पर दिया हुआ है। उसने कहा है आपको अज्यूम करना है कि जो आपका KBT है वो आपके किसके बराबर हो, 1 यूनिट के बराबर हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन यहां पर इजी आ जाए। तो CSIR नेट के अंदर अगर वो कैलकुलेशन को इजी कर देगा तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो ज्यादा आपको टाइट कैलकुलेशन नहीं देगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन को इजी किया जा सकता है अगर वो कैलकुलेशन को इजी बना दे तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। और गेट के अंदर तो आपके पास जो वैल्यूज हैं इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस भी करेगा, 2.78 2.38 KBT की वैल्यू भी नहीं देगा। वहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक चीज को, क्योंकि वहां पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो नेट के अंदर वही क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर सकता है। अब आपसे उसने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है NJ/Ni क्या होगा। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि NJ/Ni क्या होता है, GJ/GI इज इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस का del E/KBT। KBT यहां पर क्या है, KB क्या यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। डेल्टा E यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा आपके पास EJ माइनस का EI। याद रखिए जो ऊपर लिखा हुआ था डिनोमिनेटर के अंदर वो आपको पहले लिखना है, तो EJ माइनस का EI। तो EJ माइनस EI इसने क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है। KBT की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 यूनिट दी हुई है। GJ की वैल्यू भी पता है, GI की वैल्यू भी पता है। आप लोग आराम से NJ/Ni को कर सकते हो। तो ऑप्शंस को देख लेना क्या निकल कर आ रहा है, निकाल कर जरूर देखिएगा। जो भी आपका आंसर निकल कर आ रहा है इसके अंदर से वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट आंसर तो मिल जाए, और आपको भी ये पता चल जाए कि आपका आंसर सही है या गलत, क्योंकि मैं वापस आपको कमेंट बैक कर दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिया हुआ है CSIR नेट दिसंबर 2015 का। जो पहला क्वेश्चन था वो CSIR नेट जून 2013 का था, और ये भी कितने नंबर का आया था, 4 मार्क्स का आया था। और जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूं ये 2015 में आया था और 4 मार्क्स का ही आया था। और देखिए बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर उसने यूज किया हुआ है। क्वेश्चन क्या आपके पास, द टेम्परेचर एट विच फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल म्यू द टेम्परेचर एट विच द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट विल बी हाफ दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय। तो अच्छा क्वेश्चन आया था CSIR 2015 के अंदर। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं, कर देखिएगा। और जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपके पास, जो आपकी पॉपुलेशन है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक एक्साइटेड स्टेट है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूं, और आपके पास क्या है, एक ग्राउंड स्टेट है। वो कह रहा है कि जो आपके पास इसकी पॉपुलेशन यानी कि एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, हाफ है ग्राउंड स्टेट के लिए। मान लीजिए आपके पास जो ग्राउंड स्टेट है इसकी पॉपुलेशन क्या है, N है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, N/2 हो जाएगी। यानी कि उसने आपको N ऑफ E एक्साइटेड डिवाइडेड बाय N ऑफ ग्राउंड स्टेट दे दिया। उसके बाद ये किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके पास G ऑफ एक्साइटेड स्टेट डिवाइडेड बाय G ऑफ ग्राउंड स्टेट इनटू में E रेज टू द पावर माइनस डेल्टा E/KT।
अब ध्यान रखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको डीजेनरेसी नहीं देगा तो आपको इस केस के अंदर डीजेनरेसी को 1 लेना है। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो डीजेनरेसी को 1 लेना है हर एक पॉपुलेशन रेशियो वाले क्वेश्चन के लिए। अगर मेंशन नहीं करेगा तो 1 ले सकते हो, अगर मेंशन करेगा तो उसी को लेकर चलना है, राइट। तो यहां पर आपके पास गिवन नहीं है, तो जी ऑफ ईएस को और जी ऑफ जीएस को आप लोग क्या ले सकते हो, इसको 1 मान सकते हो क्योंकि आपके पास मेंशन नहीं है। और एन ऑफ ई एस अपॉन में एन ऑफ जी एस ये आपको गिवन है। अब आपको क्या चाहिए, ई रेज टू द पावर माइनस का डेल्टा ई अपॉन में के टी। टी आपको निकालना है, के कांस्टेंट होता है। अगर आपको डेल्टा ई मिल जाए तो सब कुछ आपको यहां पर मिल गया, और डेल्टा ई भी उसने दिया हुआ है, द टेम्परेचर एट विच फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल म्यू। अब ये म्यू क्या है, ये जो दो आपके पास एनर्जी लेवल है इसके बीच में जो आपने लाइट डाली है, कितनी डाली है आपने, म्यू डाली है, म्यू फ्रीक्वेंसी की डाली है, तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी। तो एनर्जी भी आ गई आपके पास, एन ऑफ एक्साइटेड स्टेट भी आ गया आपके पास, एन ऑफ ग्राउंड स्टेट भी आ गया आपके पास, जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी आ गया आपके पास, जी ऑफ ग्राउंड स्टेट भी आ गया आपके पास, सब कुछ आपके पास आ गया है। सिर्फ और सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करना है, और ऑप्शन जो आपके पास है वो केबी की फॉर्म में ही है, तो इसकी वैल्यू को पुट करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जो भी आपका आंसर आएगा उसे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट आंसर का पता चले। थर्ड जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है गेट 2016 का, तो गेट के अंदर भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के ऊपर से, और बाकी सब चैप्टर्स के वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द टू स्टेट सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद इक्वल डीजेनरेसी वेयर द एक्साइटेड स्टेट इज हायर एनर्जी देन द ग्राउंड स्टेट बाय 0.1 वोल्ट। द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट एट ए टेम्परेचर फॉर विच केबीटी इज इक्वल टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब कुछ यहां पर दिया हुआ है, इसको बताने का कुछ ज्यादा है नहीं। दो आपके पास स्टेट दी हुई है, दोनों की जो डीजेनरेसी वो इक्वल दी हुई है। अगर वो इक्वल है इसका मतलब क्या, आपके पास जो जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट आएगा और जी ऑफ जो ग्राउंड स्टेट आएगा वो आपके पास क्या निकल कर आएगा, जी ऑफ ग्राउंड स्टेट क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास निकल के आएगा 1 निकल कर आएगा। चाहे ऊपर वाले की भी 2 हो, नीचे की भी 2 होगी, ऊपर की 3 नीचे की भी 3 होगी, तो आपके पास जो रेशियो 1 निकल कर आएगा। इसलिए उसने वहां पर क्या दे दिया, इक्वल डीजेनरेसी दे दिया। वेयर द एक्साइटेड स्टेट इज हायर एनर्जी, आपके पास इसका गैप भी दिया हुआ है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। उसने कहा है कि आपको क्या निकालना है, एन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एन ऑफ एक्साइटेड बल्कि एन ऑफ ग्राउंड स्टेट का रेशियो निकालना है। तो वो आपको डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करना है, उसके बेस के ऊपर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। गेट का क्वेश्चन था तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, तो जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है, और कैलकुलेशन को भी कर देखिएगा ताकि आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाए और एग्जाम के अंदर आप लोग क्वेश्चन करते हुए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है CSIR नेट 2012 का, 2013 का भी कर लिया, 15 का भी कर लिया, 12 में भी आया, गेट 2016 के अंदर भी आया। तो बेसिक तो है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, बार बार क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर, द रिलेटिव पॉपुलेशन इन टू स्टेट्स विद एनर्जी E1 एंड E2 satisfying the Boltzmann distribution is given by N1 upon N2 is equal to 3/2 e raised to the power minus E1 minus का E2 upon KT। the relative degeneracy G2 upon G1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ तो इसने दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, N2 upon में N1 इक्वल टू G2 upon में G1, आपके पास e raised to the power माइनस E2 माइनस का E1 अपॉन में KT। तो उसने इस फॉर्मूले को सिर्फ उल्टा कर दिया हुआ है, ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यानी कि ये जो रेशियो यहां पर लिखा हुआ है, किसका रेशियो लिखा हुआ है, ये G1 अपॉन में G2 का लिखा हुआ है। उसने क्या पूछ लिया, G2 अपॉन में G1 पूछ लिया, तो देखते ही आंसर हो जाएगा आपके पास 2/3। और ये क्वेश्चन जो आया था 2012 के अंदर, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आप लोग 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो बेसिक वाले पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 4-4 मार्क्स के बहुत इजी क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां पर और लिया हुआ है, टीफर का क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट में थोड़ा सा घुमाया हुआ था, क्या स्टेटमेंट में घुमाया था वो मैं बता देता हूं, बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर भी पाओगे। क्वेश्चन क्या है, इन अ 2 लेवल सिस्टम द रिलेटिव लेवल पॉपुलेशन लोअर रेशियो अपर वाज फाउंड टू बी 0.25 रेशियो 0.5। द स्पेसिंग बिटवीन द लेवल्स इज 250 k जूल वेयर k इज मैग्नीट्यूड ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द टेंपरेचर ऑफ सिस्टम इज। अब यहां पर क्या घुमाया हुआ मैंने स्टेटमेंट बोलते हुए बोला है, द स्पेसिंग बिटवीन द लेवल इज 250 k जूल। ऑब्वियस ही बात है कि स्पेस नहीं होगा एनर्जी के बीच में 250 किलो जूल का। 250 किलो जूल बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी होती है। जनरली जो आपके पास एनर्जी होगी इनके बीच में कैसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको गिवन होती है। तो 250 किलो जूल तो कभी भी नहीं होगा। एनर्जी कितनी गिवन आपको पास, 250 के जूल गिवन, यानी कि आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, 250 के है। इस एनर्जी को आपको 250 के लेना है, और एक आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इसी चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट है उसने यहाँ पर आपको के दे दिया अलग से, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर भी आपको के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्मॉल के है और यहाँ पर पास क्या है, कैपिटल के है। और ये क्या है कि आपके पास क्या है, केल्विन है। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये टेम्परेचर को आप लोग किसमें निकालते हो, केल्विन के अंदर निकालते हो। तो ये जो के यहाँ पर है क्या है, आपके पास केल्विन में है, और जो एनर्जी है वो क्या आपके पास 250 के जूल है। तो सब कुछ तो दिया हुआ है आपके पास, दो आपके पास एनर्जी लेवल है, दोनों की मान लो इसकी पॉपुलेशन क्या है, ये आपके पास क्या है, एन अपर है, या आपके पास क्या है, एन ऑफ लोअर है। आपको गिवन है कि जो आपके पास एन लोअर अपॉन में
एन अपर का रेशो आपको गिवन है, उसके बाद आपको ये गिवन है कि इन दोनों के बीच एनर्जी कितना है आपके पास 250 के है, और की आपके पास यहाँ पर क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पूछा गया है। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी। समझने वाली बात ये थी कि जो यहाँ पर के यूज किया हुआ है इसने, ये यहाँ पर जो के है क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसको किलो जूल लेकर मत करना, आपका आंसर गलत निकल कर आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर देना क्वेश्चन किसका है, टीफर का क्वेश्चन। जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर के तो अलग से कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए जरूर लिखो कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, टीफर कर रहे हैं। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते बशर्ते आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलो। बहुत सिंपल टॉपिक था आज का, लेकिन इसके ऊपर से मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही आए, काफी ज्यादा क्वेश्चंस और भी आए हुए, लेकिन वो सेम टाइप के हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ। तो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और जो हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा है ये आपको पूरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराऊंगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो बातें हमने आज पढ़ी है ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो आपके पास ग्रोथ सिलेक्शन रूल है उसको पढ़ेंगे, सिलेक्शन रूल जो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल है उसको प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद रोटेशनल स्पेक्टर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए आपके पास रोटेशनल स्पेक्टर से। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपके सपोर्ट से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एट नो कॉस्ट। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।